नमस्कार, चैनल जनआर्ट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है आरजे आर्यन। आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन से कांग्रेस के विवेक जी यादव जी से। तो नमस्कार विवेक जी। सर, सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में ये दूसरी लहर, जहां पर राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है, आप विपक्ष की भूमिका में किस तरीके से अपने अपने आप को, अपनी पार्टी को आप रख रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दोनों सरकारें तो फेल है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी फेल दिखाई दे रहा है। जी, मेरा इस अवसर पर आपने जो प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अभी वर्तमान में जितने भी लोगों का इलाज हो रहा है, ये कांग्रेस के बनाए हुए अस्पतालों में ही हो रहा है। एम्स कांग्रेस पार्टी ने बनाया उस समय केंद्र में, जब कांग्रेस की सरकार थी। पिछले 7 सालों में, 8 सालों में कहीं कोई एक भी ऑक्सीजन का प्लांट या एक भी अस्पताल नहीं बनाया गया। वैज्ञानिकों के लगातार बार बार बोलने के बाद कि सुनामी आने वाली है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी चेताया था, कोरोना पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि सरकार को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनको विश्व गुरु बनना है, और विश्व गुरु बनने के चक्कर में उन्होंने पूरे भारत को एक सिसकता हुआ भारत बना दिया है, एक रोता हुआ भारत, जहाँ की हर तरफ आपको चीख पुकार। तो सबसे महत्वपूर्ण, यानी आप ये इसमें सबसे ज्यादा गलती, या ये कह सकते हैं कि लापरवाही क्या केंद्र सरकार की रही या राज्य सरकार की? दोनों ही सरकार की लापरवाही है। और लापरवाही नहीं, मैं कहूंगा कि ये सीधी सीधा एक तरह से लोगों की हत्या करने की साजिश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय जिस पे बोल दे कि लोगों को सरकार ने मरने के हालात पे छोड़ दिया है। आप देखिए, कहीं भी किसी भी देश का चुनाव जरूरी महत्वपूर्ण होता है कि लोगों की जान बचाना महत्वपूर्ण होता है। शासन संभल नहीं रहा है, लोग अस्पताल नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और आपकी तरफ से कहीं कोई पीएम केयर फंड में भी लोगों ने 11,000 करोड़ रुपए दिए, उसको अब आप देना शुरू कर रहे हैं। तो आपने पिछले 1 साल से क्या किया? केवल और केवल चुनाव में लगे रहे। चलिए, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में लगे रहने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि दोनों सरकारें फेल है। तो मेरे एक ही साथ 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये कि देश में कई सारे राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है, वहां पर भी ये महामारी इसी तरीके से फैली हुई है, वहां पर भी राज्यों ने कुछ ऐसे ठोस इंतजाम नहीं किए हैं। दूसरा सवाल है कि चुनाव सिर्फ एक पार्टी ने नहीं लड़ा है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी शामिल थी। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, दमोह के चुनाव की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे असम की बात करें या केरला की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी इन्वॉल्व थी। तो और उपचुनाव की यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो आपकी पार्टी को भी उस चुनाव में जाना पड़ा। तो आप जो है कहीं ना कहीं आप भी उसमें कसूरवार हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनको कितनी बार आगाह किया कि इस चुनाव को आगे टाल दीजिए। चुनाव आयोग से अगर आप निवेदन करते हैं परिस्थितियों को देखते हुए, तो 6 महीने की बजाय आगे भी चुनाव कराए जा सकते हैं। जैसे अभी नगर निगम के चुनाव टाल दिए सभी दूर, तो चुनाव टाले जा सकते हैं। और जैसे आपने राजस्थान की बात करी, तो राजस्थान की हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का इंश्योरेंस करना तय कर लिया है। आपने कल परसों अखबार में भी देखा होगा। और मेरा तो इनसे कहना है कि जो ये सरकार ने जीएसटी लागू की थी, आपको अगर ध्यान हो तो, पहले नोटबंदी की लाइन में हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया। अब जीएसटी में जितनी भी सर्जिकल चीजें हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, आपका मास्क हो, आपके वेंटिलेटर हो, अरे इन चीजों को तो अभी जीएसटी से मुक्त कर दीजिए। आप वैक्सीन जो आप लगाने वाले हैं उस पर भी आपने जीएसटी लगा रखी है, तो 18 लाख डोज ज्यादा आ जाते हैं। राजस्थान में भी 56 करोड़ रुपए उन्होंने भुगतान करा जीएसटी का। आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। लेकिन एक तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि केंद्र ने पिछली बार लॉकडाउन लगाया था, लेकिन राहुल गांधी जी के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ने लॉकडाउन का विरोध किया था, और अब चिट्ठी लिख रहे हैं कि शायद देश में हमें कड़े जो नियम बनाने चाहिए, और इस जो महामारी, जो द्वितीय जो लहर है, इसके लिए कड़े, यदि कहीं कड़े लॉकडाउन लगाने हों तो लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो क्या
जब लॉकडाउन लगाया, जब लॉकडाउन गवारा था, और अब जब लॉकडाउन नहीं, मतलब केंद्र सरकार कह रही है, तो लॉकडाउन लगाने की मांग कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्यार करता है। जी, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी उनको बात प्यार है। नहीं करते, ये एक अलग बात है। हम्म, आदरणीय आदरणीय राहुल जी गांधी जी ने सबसे पहले कहा था एयरपोर्ट पे प्रतिबंध लगाइए। जी इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, मजाक में उड़ा दिया उनकी बात को, और अपने गोदी मीडिया साथियों के माध्यम से उनकी हंसी उड़ाने का ही जी काम किया है। फिर राहुल गांधी जी जी ने बोला कि टेस्टिंग कराइए आप, पूर्ण जी संपूर्ण टेस्टिंग होना चाहिए। उस बात को उन्होंने हवा में उड़ा दिया। फिर राहुल गांधी जी ने कहा 1 साल पहले कि सुनामी आने वाली है, उस बात को भी उन्होंने हवा में उड़ा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि मुझे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं सुनामी आने वाली है, और अपने विश्व गुरु बनने के चक्कर में अपने देश में तो वैक्सीनेशन पूरा कराया नहीं, दूसरे देशों में वैक्सीन आपने भेज दी। आपने 9,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात कर दी, अब आपको आयात करनी पड़ रही है। तो ये आपकी बेवकूफ़ी भरी पराकाष्ठा का नतीजा हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी जान देके की कीमत देके चुकाई है। और अब आप कह रहे हैं, और लॉकडाउन तो लगाना ही चाहिए ना, जब अगर आपने पिछले साल से अपनी गलतियों से सुधार नहीं करा तो आपकी ये सब जो हमारी बीमारी और बढ़ती जाएगी हिंदुस्तान में। लॉकडाउन लगाने के पहले जो हमारे यहाँ पे जो कमजोर गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था ये सुनियोजित करना चाहिए। क्योंकि एसी के कमरे में बैठ के योजना बनाना बहुत आसान होता है। जिनके घर में आटा तेल सब है, उनके लिए लॉकडाउन लगाना आसान है, क्योंकि वो उनके घर पे राशन रखा हुआ है। जिन गरीब मजदूर लोगों का रोजी रोटी रोज दिन भर काम कर, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो इतना ज्यादा झूठ बोलते थे। झूठ इसलिए बोलते थे, उनको सिखाया जाता है ऊपर से नीचे तक। ना तो 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए, ना ही वैक्सीन आ गई। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं होशंगाबाद के बावई में प्लांट लगाऊंगा ऑक्सीजन का 200 टन का। टिल टुडे, आज दिनांक तक वहां पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई है, जबकि ये साल भर पहले की घोषणा मुख्यमंत्री जी। चलिए विवेक जी, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, वो कहीं ना कहीं असफल है। आपकी पार्टी ने जहां जहां आपकी पार्टी जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, या कांग्रेस के सहयोग से, या कहीं ना कहीं आप उनके सहयोगी हैं, वहां पर क्या हालात हैं? और दूसरी बात, आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में, क्योंकि कई सारे विधायक तो मध्य प्रदेश में आपके हैं, तो आपकी पार्टी के जो विधायक हैं वो मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? और आपकी पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में, जैसा हम लोग देखते हैं कि चुनाव में, या कई सारे मैसेज सोशल मीडिया पर चले थे कि जब चुनाव होता है तो हर पार्टी के लोग बूथ पर के बाहर बैठते हैं और वो लोगों की जो चुनाव में वोट डालने में मदद करते हैं। तो क्या आपकी पार्टी ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हर सामाजिक संगठन यहाँ पर साथ दे रहा है। तो आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में आप क्या अभी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और बाकी जगह जहाँ पर आप पक्ष में बैठे हैं जिन राज्यों में, वहाँ आपकी भूमिका क्या है? कहता हूँ विपक्ष के लोगों की, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है जितना हम सबसे बने, क्योंकि विपक्ष के पास में संसाधन कम रहते हैं, बजट नहीं होता है, ना के बराबर होता है, अपने मित्रों से दोस्तों से मिलकर काम करना पड़ता है। हमारे जहाँ पे विपक्ष में विधायक है, जैसे हमारे प्रियव्रत सिंह जी खींची है, हमारे सज्जन वर्मा है, इन सब लोगों ने अपनी अपनी निधि से और अपने व्यक्तिगत पैसे से भी लोगों की मदद करने का काम किया है। हमारे उज्जैन में जो हमारे विधायक है महेश परमार, उन्होंने अपनी निधि से भी और अपनी जेब से भी, आप पूरे उज्जैन में किसी से भी पूछ लीजिए कि महेश परमार ने कैसा काम करा है। और इसकी बजाय भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री को देख लीजिए आप, बिल्कुल न के बराबर कहीं कोई काम नहीं। इंदौर में हमारे संजय शुक्ला जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब जहाँ पे हमारी सरकार है वहाँ की मैं आपको बात बताता हूँ। हमारी अभी वर्तमान में राजस्थान में सरकार है, जहाँ की मुझे ज्यादा जानकारी है। आदरणीय अशोक गहलोत जी के वहां से ऑक्सीजन सभी दूर सप्लाई की जा रही है, दूसरे प्रदेशों में भी, दिल्ली में भी, मध्य प्रदेश में भी। और उसके अलावा उन्होंने कल परसों ही एक 5 लाख रुपए की घोषणा करी, सबका इलाज निःशुल्क होगा उनकी तरफ से। और अगर कहीं कोई कमी रहेगी भी तो जनता आने वाले चुनाव में उसका हिसाब करेगी। मैं इसमें कतई ये नहीं कि हमारी सरकार है तो अगर हमसे भी कुछ गलतियां होती है मैं तो उसको भी स्वीकार करने को तैयार हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। अच्छा। अभी एक छोटी सी बात बता दूं आपको,
सऊदी अरब से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, रिलायंस का मोनो लगा के, तो सऊदी अरब के लोगों को आपको बोलना पड़ रहा है कि आप लोगों की जान बचाइए, हिंदू मुसलमान मत करिए। बताइए आप मुझे। बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं। और तो और भाजपा के जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आपदा में अवसर, सर्जिकल चीजें जितनी भी, मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर प्रशासन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं, सर्जिकल चीजों की जो काला बाजारी हो रही है, आप आज ऑक्सीमीटर लेने जाइए, जो 700 का था वो 3000 का हो गया। एक जो एक फ्लोमीटर आता है ऑक्सीजन सिलेंडर में लगता है, वो 600 का था, वो 5000 का हो गया। दवाइयां बाजार से गायब है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, और भी अन्य दवाइयां नहीं मिलती है। ऑक्सीजन सिलेंडर पे भी जिन्होंने जीएसटी लगा के रखी, तो इनके दाम तो नियंत्रण करा ले ये लोग, ताकि लोग पहले अस्पताल में भर्ती है, वो अपने दवाई लेने जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है बेचारा। तो इस पे तो सरकार रोक लगा सकती है कि नहीं लगा सकती, कालाबाजारी पे? चलिए, ये तो हमारे कुछ राजनीतिक प्रश्न थे। अभी यदि हम आपसे सीधा एक व्यक्तिगत प्रश्न करें कि मान लीजिए कि आप सरकार को कोई सुझाव देते हैं या सरकार ने आपसे कोई सुझाव मांगा कि किस तरीके से प्रदेश में ये जो कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं, या ऑक्सीजन की कमी है, या चिकित्सा की कमी है, तो क्या प्लान, अब हम बात करते हैं निराकरण पे, तो क्या प्लान बनना चाहिए, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए जिस तरीके से कि ये कोरोना महामारी की जो द्वितीय लहर है, क्योंकि इसमें हम राजनीति बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही नहीं रहेगी, तो क्या प्लान होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या करना चाहिए प्रदेश सरकार को अभी कि जिससे सारी स्थिति नियंत्रण में आ जाए? सभी एमएलएस जो हैं जिन्होंने जनता ने चुना, उनको क्या करना चाहिए? पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चाहे कांग्रेस को हो, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले सभी जितने भी दल है मध्य प्रदेश में, उनको एकजुट करके एक मीटिंग बुलानी चाहिए, सबको साथ में लेकर के काम शुरू करना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन का एक बफर स्टॉक पहले ही बना लेना चाहिए था, अभी भी नहीं बनाया है तो अब बना लेना चाहिए, जिससे कि जिस जिले में कम ज्यादा ऑक्सीजन हो उसकी सूचना आपके पास में बराबर आती रहे और वहां पे आप ऑक्सीजन पहले ही पहुंचा दें। अस्पतालों में जो बेड नहीं मिल पाते हैं, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है, अभी कल एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुए, वो चालू हुए के बाद में मुझे जानकारी दी, लोगों को ऐसी व्यवस्था देना चाहिए कि मान लो कोई बीमार हो गया तो वो फोन पर ही पता कर सके कि अस्पताल में जगह है या नहीं, उसकी सूचना आपके पास में बराबर आती रहे और वहां पे आप ऑक्सीजन पहले ही पहुंचा दें। अस्पतालों में जो बेड नहीं मिल पाते हैं, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है, अभी कल एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुए, वो चालू हुए के बाद में मुझे जानकारी नहीं है, लोगों को ऐसी व्यवस्था देना चाहिए कि मान लो कोई बीमार हो गया तो वो फोन पर ही पता कर सके कि अस्पताल में जगह है या नहीं है, और अगर उसका संक्रमण ज्यादा है, कम है, तो अस्पताल वाले खुद ही सूचित करके उसको बेड की व्यवस्था कर दें। इससे उनको बाहर जाना भी रुक जाएगा, नहीं तो वो लोग अस्पताल भटकते हैं, पता नहीं कितने लोग उनके एक साथ में एक परिजन होता है, अब वो जाने करने में वो लोग इसमें फैला देते हैं। दूसरा, दवाई की जो कालाबाजारी हो रही उस पर रोक लगना चाहिए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए, और मेरा सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है मेरी कि कम से कम एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि ये 4 दवा की दुकान है या 6 दवा की दुकान है उज्जैन शहर में, यहाँ पे आपको उचित मूल्य पे ही दवाइयाँ मिलेगी, या 10 दुकान भी की जा सकती है, या बाकी दुकान को भी नियंत्रण में किया जा सकता है, तो आपकी बहुत सारी स्थिति पे इस पे कंट्रोल आ जाएगा। ऑक्सीजन की अगर व्यवस्था, जैसे अब रेमडेसिविर भी इंजेक्शन अब आने लग गए, अब रेमडेसिविर कितना उपयोगी है कितना नहीं उपयोगी ये डॉक्टर अच्छे से जान सकता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। अब ये सब लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो सबको पड़ी रही है। ऑक्सीजन अब धीरे धीरे आना शुरू हुई है, लेकिन आज दिन तक कितने सारे लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है इन सब, यानी कोरोना से ज्यादा हम यदि ये कहें कि प्रशासन की लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी, सही चिकित्सा नहीं मिल पाना, कहीं न कहीं उन मौतों का जवाबदार ज्यादा है, कोरोना थोड़ा कम है। कोरोना से लोग लड़ने को तैयार है, मैं आज फिर से बोलता हूँ, लेकिन कोई सा भी युद्ध हथियार से लड़ा जाता है, बिना हथियार के युद्ध नहीं लड़ा जाता। जब आप उनको दवाई नहीं दोगे तो कोरोना वाला व्यक्ति कैसे ठीक होगा? और एक और मेरा सुझाव है, अस्पताल में होता क्या है, इस लड़ाई को सबसे पहले अपने अंदर से जीतना है। मेरा प्रदेशवासियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ
कि इस बीमारी को आपको हराना है, ये बीमारी आपको नहीं हराएगी। अपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। जितने भी पलंग लगे हुए हैं, ये जितने भी बेड लगे हुए हैं, उसके आसपास एक पर्दा लगाना चाहिए, 4x4 का, 6x6। होता क्या है, आसपास के 5-6 लोग शांत हो जाते हैं, 8-10 लोग, अब उनको वहीं पे पैक करते हैं। तो वहां से जब उनको लेके जाते हैं तो आदमी में टेंशन बैठ जाती है, हेदस बैठ जाती है, कह रहे यार ये मेरे आसपास के 5-6 लोग मर गए, तो वो डिप्रेस हो। तो कम से कम वो आसपास के लोगों को देख नहीं पाएगा कि ये एक्सपायर हो गए हैं, क्या हो रहा है इनके साथ। यही मेरा निवेदन है। चलिए, आपका बहुत अच्छा जो सुझाव है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव राज्य सरकार तक पहुँचे। और साथ ही साथ एक प्रश्न और है कि हम गांव की यदि स्थिति के बारे में देखें, क्योंकि अधिकांश यदि हम देखें, जो हम शहरों की या शहर में भी यदि हम देखें कि जिला स्तर पर यदि इतनी लापरवाही, इतनी हालत ख़राब रही है, यदि हम शुरुआत के दिनों में देखें और अभी भी हम कई बार केसेस देखते हैं, तो मेरे रिपोर्टिंग के दौरान यदि मैं अभी कहूँ तो अभी मैं वर्तमान में भी जो जहाँ से मैं आपसे जिससे बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा गांव के क्षेत्र में ही जो एक टेम्परेरी स्टूडियो हमने बनाया है, वहीं से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं अलग अलग गांव में जाकर वहाँ की स्थिति के बारे में सरकार तक ये बातें पहुँचा रहा हूँ। तो मैंने जो खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि कई सारे गांव, यदि मैं बोलूँ तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर डॉक्टर तो आप छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल यदि हम कहें कि नर्स या जिसको कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक चिकित्सा या कुछ गोलियां दवाइयां दे सकें, वो भी यहाँ नहीं है। यदि हम पंचायत या वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर लॉक लगे हुए हैं। इवन मैं लगातार 2 से 3 बार वहाँ पर गया, अलग अलग टाइम गया। तो गांव वालों का क्या मतलब, जो खेती कर रहे हैं, जो किसान हैं, क्योंकि इस बार ये जो लहर है ये गांव में भी है। मैं जिस गांव से अभी आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर यदि मैं यहाँ की यदि आपको बात करूँ तो तकरीबन यदि गांव में 1000 लोग रहते हैं तो 200 से 300 लोग तो अभी यहाँ बीमार हैं। तो लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो उनका क्या आपको कि इनको जिला सरकार को या सरकार को केवल झूठ बोलना आता है। अभी आप अपने मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं और कितने डॉक्टर्स वहाँ पे सीख रहे हैं, लर्निंग में है, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल जिसमें भी है, तो उनको गाँवों में भेजा जा सकता है। एक अभी होता क्या है कि गांव के लोग अधिकतर घरेलू उपचार से, घरेलू नुस्खे से इलाज करते हैं, और कोरोना का संक्रमण ऐसा है कि जब वो आपके लंग्स में आ जाएगा तो वो कितनी तेजी से बढ़ता है इसका अनुमान आपको, अंदर तो मशीन है, आपको मेरे को तो पता नहीं है कि कैसे काम करती है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज पे वो लोग उज्जैन आते हैं। आप गांव की बात कर रहे हैं, शहर में ही डॉक्टर लोग अभी देख नहीं रहे हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर किसी को दूसरी बीमारी भी हो जाती है उसको भी देखने को तैयार नहीं। तो जितने भी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर वो उस मेडिकल कॉलेज में हेल्प नहीं कर रहे हैं मानो, तो उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई जा सकती है। जो हमारे यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो उनको अगर जा सकती है। जो हमारे यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो उनको अगर कोई जिम्मेदारी नहीं है तो उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई जा सकती है। कम से कम 2-2 मतलब आपका कुल मिलाकर कहना है कि इस शासन अपने प्रशासनिक अमले का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही है, या ये कह दें कि कहीं ना कहीं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण गांव में सही इलाज नहीं हो पा रहा है। अब आप आज ही देख लीजिए, हम सब साथी हम खाना भी बंटवा रहे हैं निकाय चौराहे से, हमने ऑक्सीजन की सिलेंडरों की व्यवस्था करी, मशीनें ला के दी, ये हमारे लेवल पे हमने करा। अब आप आज का समाचार पढ़िए, दमोह के कलेक्टर को हटा दिया। अब जो व्यक्ति पूरी प्रशासन की व्यवस्था को समझेगा, समझ चुका है पिछले साल भर से, चुनाव अब नया कलेक्टर वहां जाएगा तो पहले उसको 5, 10, 15 दिन तो उस व्यवस्था को समझने में लगेगा कि कौन व्यक्ति कौन सी चीज का इंचार्ज और कौन व्यक्ति क्या देख रहा है। मतलब आपने अपने जीवन का लक्ष्य, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने एक मात्र बना रखा है, चुनाव चुनाव चुनाव। वो बोलने में भी उनको आ जाता है कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, फिर काट के बोलते हैं कि हम कोरोना की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए ना, अभी दमोह के कलेक्टर को हटाने का क्या औचित्य था? केवल आप वहां से चुनाव तो जनता, चुनाव का फैसला तो जनता करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, कलेक्टर को हटाने का क्या बिल्कुल, तुक है? इसके ऊपर कलेक्टर भी को हम हटाने का क्या तुक है? अगली जो हमारी बताइए। वार्ता होगी उसमें हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए एक महत्वपूर्ण समय निकाला। आपकी जो सुझाव है वो हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंचे और इस मुश्किल की घड़ी में राजनीति छोड़कर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उसके कार्यकर्ता हों, उन्हें कोरोना के जंग में लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।